हेलो, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। चूँकि सीटेट का पेपर है और सीटेट का पेपर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है, आप सभी को पता ही है। तो जो फर्स्ट पेपर है, हमने आपको बताया था कल कि उसमें 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जो 5 सेक्शन है वो कौन कौन से हैं? पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा है भाषा प्रथम यानी कि हिंदी जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट वो, और सेकंड जो तीसरा टॉपिक है वो है द्वितीय भाषा यानी कि भाषा सेकंड, लैंग्वेज सेकंड, इंग्लिश हो या कोई भी हो आपकी। और जो फोर्थ टॉपिक है उसमें है गणित और फिफ्थ में है पर्यावरण। यानी कि 5 सेक्शन हैं और 5 सेक्शन में ये 5 सेक्शन हैं, इनसे आपको 150 प्रश्न मिलेंगे 150 नंबर के। ठीक है, 150 ही मिनट हैं। तो चूँकि आज ये पहली क्लास है, ठीक है, आज से हम स्टार्ट करें अपनी स्टडी को, तो इसमें हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में जो 5 सेक्शन है ना फर्स्ट पेपर के, तो इसमें पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो आज हम इस वाले पोर्शन को ले रहे हैं। ठीक है, आज किसको ले रहे हैं? फर्स्ट वाले पोर्शन को। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। अब ये जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि है ना, जो 30 नंबर का पूछने जाने वाला है, 30 नंबर के जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको भी 3 प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके भी 3 टॉपिक में इसको भी डिवाइड किया गया है। इन तीनों टॉपिक्स से मिलेंगे आपको कितने? 30 नंबर टोटल। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक्स में जो डिवीज़न किया गया है इसका, तो फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास अध्यापन। ठीक है, बाल विकास एवं अध्यापन, ये है पहला टॉपिक जिससे 15 नंबर मिलना है, 15 क्वेश्चंस आने हैं। तो आज इन तीनों में से, यानी कि मेन तो यही है सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन तो यही है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसको 3 भागों में बांटा है कि बाल विकास अध्यापन, दूसरा समावेशी शिक्षा, विशिष्ट बालकों को समझना, और तीसरा सीखना और अध्यापन। तो इन तीनों में से हम पहले क्या लेंगे? बाल विकास अध्यापन। ओके, याद रखना इस बात को। तो आज हम ले रहे हैं पहला टॉपिक। ठीक है, पेपर फर्स्ट के फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ लिखा है बाल विकास। ठीक है, ये प्राइमरी स्कूल पर हम देखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए देखेंगे। ओके, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बाल विकास है ना, ये वाला, ये बाल विकास जो है ना, इसका जो सिलेबस है, क्या क्या आना है, कहाँ कहाँ से आना है, तो ये सब है। इसको आप एक बार बड़े अच्छी तरह निहार लेना, बढ़िया तरह से। ठीक है, प्रयास ये रहेगा कि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। चूँकि टाइम कम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक दिन में कम से कम 4 टॉपिक लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ ये फर्स्ट वाला उठाकर यहाँ रख दिया है, तो इसके हम कम से कम 4 टॉपिक लेंगे एक दिन में। ओके, और एक दिन में 2-3 वीडियो डाली जाएंगी। प्रयास यही रहेगा हर तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीखना सिखाना तब अच्छा लगता है जब पढ़ने वाला इच्छुक हो, जिज्ञासु हो। पेपर पास करना है, अच्छे नंबर लाना, तो भैया पढ़ना तो आपको पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आपके बदले कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, प्रयास आप करोगे तभी आप सफल होंगे, बिना प्रयास के कभी कोई सफल नहीं होता है। ठीक है, दृढ़ निश्चय करना होगा, पढ़ाई के लिए बैठना होगा आपको, तभी कुछ हो सकेगा। ओके, ये याद रखना अच्छी तरह से। तो आज हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला टॉपिक लिया है। पहला टॉपिक क्या है? बाल विकास अध्यापन। ठीक है, तो यहाँ लिया हमने, ये लिखा है बाल विकास। तो यहाँ पर जो इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, ये इसका सिलेबस है, केवल एक टॉपिक के एक पॉइंट का सिलेबस है। इसमें आज हम क्या लेंगे? विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसके संबंध और बच्चों के विकास के सिद्धांत, आज हम ये लेंगे। ठीक है, इस टाइम तो हम ये ले रहे हैं अभी। फिर हो सकता है 11-12 बजे एक वीडियो आपको और मिले जिसमें इन दोनों को क्लियर किया जाए, क्योंकि एक दिन में हम 4 टॉपिक कम से कम लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम तो हम विकास की अवधारणा ये वाला लेंगे और दूसरा लेंगे बच्चों के विकास के सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विकास की अवधारणा से। ठीक है, क्या होता है ये सब ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनना। बस ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम से समझ आएगा, बड़ा प्यार से समझ आएगा आपको। बस लेकिन प्यार से सीखना है, प्यार से समझना है। अब क्या था हमारा? विकास की अवधारणा है, क्या है? तो देखिए यहाँ, देखिए, कोशिश करना सही से देखने और समझने की। ठीक है, विकास की अवधारणा समझने से पहले ये समझना होगा कि विकास क्या है। ओके, क्या है? विकास क्या है? विकास और वृद्धि 2 चीज़ होती हैं। ठीक है, विकास और वृद्धि 2 चीज़ होती हैं। विकास और वृद्धि में अंतर क्या है?
तो देखिए क्या अंतर है विकास और वृद्धि में। पहले हम वृद्धि को देखते हैं, इसे वृद्धि कहो, अभिवृद्धि कहो या ग्रोथ कहो, कुछ भी कहो। तो जो वृद्धि होती है ना वो शरीर से संबंधित होती है, आपके शरीर से संबंधित है। आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप पतले हो रहे हो, आप ठिंगने हो रहे हो, आप गोरे हो रहे हो, आप या कुछ भी हो रहे हो, तो ये जो वृद्धि होती है ना ये हमेशा किससे होती है? शरीर से संबंधित, ठीक है। और दूसरी बात क्या, ये दिशाहीन होती है। इसकी एक दिशा थोड़ी ना होती है कि आपकी पहले लंबाई ही लंबाई बढ़ेगी, या फिर पहले मोटापा ही बढ़ेगा, या फिर पहले आप अपने हाथ का साइज ही बढ़ाओगे। ये एक दिशीय नहीं होती, ये दिशाहीन होती है। चाहे कुछ भी बढ़ सकता है, पहले शरीर का कोई भी पार्ट पहले बढ़ सकता है, ये याद रखना, ठीक है। तो वृद्धि कैसी होती है? एक तो ये शरीर से संबंधित होती है, दूसरा ये दिशाहीन होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, चाहे जब चाहे यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। और तीसरी बात क्या है, ये एक्सटर्नल होती है, यानी बाहरी स्वरूप होता है। बाहरी स्वरूप जो नज़र आ रहा है ना आपको, उसमें जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि कहलाती है, वो विकास नहीं होगा, वृद्धि कहलाएगी। इसको मापा जा सकता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। आपकी लंबाई कितनी हम माप सकते हैं, आपका मोटापा कितना माप सकते हैं, आपका पेट कितना बढ़ रहा है माप सकते हैं, आप कितने ठिंगने, कितने गोरे, कितने काले हो माप सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ परिमाणात्मक होती है, याद रखना। वृद्धि की बात चल रही है, ग्रोथ की बात चल रही है। और क्या है, ये वृद्धि होने से विकास हो, वृद्धि हो रही है आपकी, यानी कि लंबाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बुद्धि भी बढ़ जाए, आपका विकास भी हो जाए, ये तो संभव है नहीं। जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। और एक समय आकर ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है कि वृद्धि रुक जाती है। अब एक बच्चे की हाइट कब तक बढ़ेगी भैया? जीवन पर्यंत तो बढ़ेगी नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब उसकी हाइट वहीं पर हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वृद्धि तो ये होती है। विकास क्या है? देखो, जहाँ वृद्धि एक और शरीर से संबंधित है, वृद्धि किससे संबंधित है? शरीर से। आपके शरीर में जो बदलाव आ रहा है, बढ़ाव हो रहा है, घटाव हो रहा है, वो सब जो शरीर से संबंधित है वो वृद्धि है। लेकिन जब विकास की बात की जाए तो विकास आपके मन से संबंधित होता है। किससे? आपके मन से संबंधित होता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। वृद्धि आपके तन से संबंधित थी, लेकिन विकास आपके मन से संबंधित है। आप शायद नज़र आ रहा होगा आपको सही से, थोड़ा सा देखिए, ज़रा कोशिश कीजिए देखने की। आप दिख रहा है? देखिए, वृद्धि जो थी वो शरीर से संबंधित थी, ठीक है, लेकिन विकास ये आपके मन से संबंधित है। ये मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक पक्षों में जब आपकी मैच्योरिटी आती है ना, जब आप समाज में रहते हो और समाज में रहकर आप समझने लगते हो कि हाँ कहाँ रहने से, कैसे रहने से क्या सही होगा, तो वो विकास होता है। आपकी मन जब बढ़ता है ना, आपकी मानसिक क्षमता, जब सोचने की क्षमता जब बढ़ती है ना, तो आप समझदारी आती है आपके अंदर, वो मैच्योरिटी बन जाती है। आप जब बौद्धिक पक्ष आपका मजबूत हो जाता ना, तो आप जब क्या करते हो, फिर आप हर चीज़ को सही से समझते हो, हर चीज़ कार्य को हर तरह से अच्छी तरह से करते हो, ठीक है। यानी कि जब आपकी सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक और संवेगात्मक पक्षों में मैच्योरिटी आती है, तब वो विकास कहलाता है। वृद्धि आपके शरीर से रिलेटेड थी, लेकिन विकास आपके मन से और बुद्धि से और संवेगात्मक पक्षों से संबंधित है, ठीक है। और विकास क्या है? विकास एक निश्चित दिशा में होता है। यहाँ क्या था? वृद्धि दिशाहीन थी। ये चाहे जैसे हो सकती है, लंबाई बढ़ सकती है, कभी मोटापा बढ़ सकता है, कभी पतले हो सकते हो, कभी गोरे हो सकते हो। ये दिशाहीन है, ये क्रमबद्ध नहीं चलती, दिशाहीन, चाहे जैसे हो सकते किसी दिशा में, लेकिन विकास एक निश्चित दिशा में होगा, ओके, याद रखना। और ये क्या है? ये जो वृद्धि होती थी ना, ये केवल बाहरी स्वरूप की होती थी, केवल शरीर की होती थी, लेकिन विकास कैसा होता है? ये आंतरिक भी होता है और बाह्य होता है। आंतरिक यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, तो आप हर काम करने के लिए तैयार रहते हो। और बाह्य रूप से जब आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, आप सामाजिक पक्ष मजबूत आपका हो जाता है, तो आपको जो पक्ष मजबूत हुआ है ना, वो बाहर की ओर सारे कार्यक्रम करने लगता है, वो सारे कार्य करने लगता है। आपका जो मजबूत पक्ष है, आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगोगे, आप अपनी बुद्धि को लोगों को समझाने लगोगे, बुद्धि से समझाने लगोगे, बहुत सारी बातें बताने लगोगे। तो यानी कि ये जो होता है विकास, आंतरिक बाह्य भी होता तो मुख्य रूप से आंतरिक है, लेकिन बाहर की तरफ नजर आने लगता है। आपके जो अंदर के विशिष्ट लक्षण होते हैं बाहर उजागर होने लगते हैं, ठीक है। तो विकास आंतरिक भी होता है और बाह्य होता है, लेकिन वृद्धि कैसी होती है? वो केवल एक्सटर्नल यानी कि बाहरी होती है। अब देखिए, वृद्धि को तो मापा जा सकता है, लेकिन
इस विकास को मापा नहीं जा सकता, पर एक बात कहें कि इसको कभी कभी माप भी सकते हैं हम लोग। वैसे तो मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मानसिक क्या मापोगे, सामाजिक क्या मापोगे, संवेगात्मक पक्षों को क्या मापोगे, लेकिन जब बात इसमें बुद्धि की आ जाए तो बुद्धि को तो माप लेते हैं ना। बुद्धि का जो फॉर्मूला भी तो दिया है ना कि क्या मेंटल एज है, क्या करंट एज है, आपको कैसे निकालना है, क्या करना है। तो वैसा तो मापा नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी से माप भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो वृद्धि होने से विकास भी हो तो ये तो ज़रूरी नहीं, वृद्धि होने से विकास भी हो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन विकास जो होता है ना, विकास भी वृद्धि के बिना हो सकता है। विकास जरूरी नहीं है कि आप लंबे हो तभी आपकी बुद्धि ज़्यादा हो तभी आपका विकास हो रहा हो। आप बहुत छोटे होते हो ना, आपकी लंबाई बहुत छोटी होती है ना, तो भी आप विकास हो जाता है आपका। ठीक है, तो विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है, याद रखना। और ये तो वृद्धि तो ऐसी होती है एक समय आकर रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, ये कभी रुकता ही नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इतना जरूर है कि विकास कभी तीव्र होगा, कभी मंद हो जाएगा, लेकिन निरंतर होगा। ठीक है, ये रुकता कभी नहीं है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ये देखिए, विकास के आयाम। तो विकास के आयाम कौन कौन से हैं? वैसे तो विकास के जो आयाम हैं ना, वो ये सब हैं। सब कितने? 5। विकास के टोटल आयाम है 5। ठीक है, और उन 5 आयाम में क्या है? एक तो शारीरिक विकास होता है जिससे गत्यात्मक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, दूसरा है सामाजिक भावनात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा भाषा और प्रारंभिक शिक्षा का विकास, और 5वां है रचनात्मक सौंदर्य का बोध। ठीक है, ये होते हैं विकास के 5 आयाम। लेकिन मेनली पूछा जाता है ये वाला, शारीरिक और गत्यात्मक वाला, ये पूछा जाता है मेनली। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है। जब बच्चा समाज में रहता है ना, तो समाज के प्रति उसका भाव भी पैदा हो जाता है, और वो किसी के दुख से दुखी हो जाता है, किसी के सुख से सुखी हो जाता है। घर में किसी अपनी बड़ी बहन भाई को किसी ने मार दिया तो वो रोने भी लगता है, कभी पलट कर भी मारने लगता है दूसरों को, ये होता है ना। तो उसके भीतर सामाजिक भावनात्मक विकास हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो आयाम है वो संज्ञानात्मक, वो अपने संज्ञान में लेने लगता है चीज को, ये ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तो संज्ञान में लेने लगता है। और तीसरा क्या है इसमें? तीसरा भाषा और प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें क्या है, बच्चा जब छोटा होता है ना तो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर वो बोलना सीखता है, प्रारंभिक शिक्षा लेता है वो। ठीक है, ये विकास के आयाम हैं। और चौथा रचनात्मकता और सौंदर्य बोध। इसमें क्या है? इसमें यह है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसे क्रिएटिविटी आएगी उसके अंदर, वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा। कभी फूल से खेलना शुरू कर देगा, कभी कुछ बनाना शुरू कर देगा, कभी अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाना तैयार करेगा, कभी नाचना गाना सीख जाएगा, रचनात्मक कार्य करेगा जो सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो ये है 5वां। लेकिन ये तो हमने देख लिया, चारों देख लिए। अब इसका ये देखते हैं मुख्य क्या है। अधिकतर पूछा जाता है ये विकास के आयाम में, ये शारीरिक यानी कि गत्यात्मक विकास पूछा जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट है ना, ये इसमें क्या क्या आता है? इसमें देखो, चलना, कूदना, दौड़ना, भोजन करना, ये सब आता है। ठीक है, याद रखना। मोटर स्किल्स जो होती हैं मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, इसमें शारीरिक डेवलपमेंट में क्या क्या आता है कि इसमें चलना, कूदना, दौड़ना, भोजन करना, ये शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सब आती हैं इसमें। ओके, और इसे 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो लोग इन दोनों को अलग अलग बताते हैं कोई लोग, लेकिन ये दोनों एक ही है मेनली। ठीक है, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है फाइन मोटर स्किल और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक, तो फाइन मोटर स्किल जो होते हैं उसमें मसल्स जो होती हैं कम यूज़ होती हैं, यानी कि आप अपने हाथ पैरों को कम हिलाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। हाथ पैरों को आप कम हिलाओगे, आप बैठकर भी उस काम को कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही हिलाओगे बस हाथ पैरों को। जैसे आप कोई पुस्तक लिख रहे हो तो आपको भैया पूरे हाथ पैर तो बहुत हिलाने नहीं है, केवल पुस्तक ही तो लिखनी है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम लिख ही तो रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बोल ही तो रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जैसे आप लिख रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, या किताबों से कुछ उधेड़ बुन कर रहे हो, ठीक है, बैठे टाले जो काम कर रहे हो, वो होते हैं फाइन मोटर स्किल, जिसमें मसल्स कम यूज होती हैं, जैसे कि लिखना, पेपर पढ़ना, बैठना, और उस बैठने के साथ साथ कोई भी कार्यक्रम करना, धीरे धीरे कुछ बनाना, ये सब। और दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स बहुत यूज होती हैं, ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे आप रस्सी कूदो, आप दौड़ लगा दो, आप पानी में तैरो, आप कुछ भी करो, और भी साइकिल चलाओ, कुछ भी करो, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें आप सीखते हो, बच्चा सीखता है। ठीक है, सीखता है और करता है वो बच्चा। ओके, ये याद रखना। तो ये क्या थी, विकास की अवधारणा थी।
ओके, इसके साथ इन सब को करने के साथ बच्चा सीखता है। ये सब बच्चे के लिए हो रहा है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आता है, आपने जो मुख्य था वो था बाल विकास क्या है। तो बाल विकास से पहले हम लोगों को विकास समझना था, वृद्धि समझना, तो वो हमने यहाँ समझा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यहाँ कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो मुख्य जो सिद्धांत है ना, वो मुख्य 3 सिद्धांत हैं बाल विकास के। ठीक है, बाल विकास के क्या मुख्य 3 सिद्धांत हैं। अब जो 3 सिद्धांत हैं ना, उसमें पहला सिद्धांत है बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या? बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें जो बालक का विकास होता है ना, वो सिर से पैर की ओर होता है। आपके सिर से पैर की ओर, बच्चे के सिर से पैर की ओर जो विकास होता है ना, वो है बाल की दिशा का सिद्धांत। और जो सिर से पैर की ओर होता है उसे बोलते हैं मस्ताधोमुखी। ये लिखा है ना, देखिए, मस्ताधोमुखी। ठीक है, अरे ये कैमरा बार बार उलट पलट जाता है। क्या बोलते हैं इसे? मस्ताधोमुखी, यानी कि ऐसा विकास जो आपके मस्तक से नीचे की तरफ गति करे। ठीक है, मस्ताधोमुखी का मतलब ये है कि बच्चे का ऐसा विकास जो सिर से पैर की ओर, यानी पहले मस्तक में विकास हो, और उसके बाद पहले जब मस्तक में विकास हो गया तो उसके बाद उसकी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है ना, वो काम करना शुरू कर दें। जैसे मस्तिष्क में कोई बात आई, उसने समझ लिया कि ये चीज़ ऐसी है और ये काम करने से हमें ऐसा फल मिलेगा, तो अब उसके हाथ पैर कार्य करना शुरू कर देंगे। बच्चों को पता चल गया कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मस्तिष्क में इसका विकास हुआ ना, तो जो क्रिया सिर से पैर की ओर चले, यानी मस्तिष्क से नीचे की ओर क्रियाओं की ओर चले, दिमाग में बात आई, हाथों से काम करना शुरू किया, पैरों से काम करना शुरू किया, और वो आगे बढ़ता चला गया, तो उसे बोलते हैं मस्ताधोमुखी। ठीक है, ये होता है बाल की दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और दूसरा विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम में क्या है भैया? विकास, अब क्रम से आप समझ रहे होंगे, यहाँ एक क्रम चलता है विकास का। क्रम कैसा? एक तो ये कि जो विकास होता है ना, वो हमेशा होता है, लगातार होता है, लगातार होता ही होता है। विकास रुकता नहीं है, लेकिन धीमा हो सकता है, तेज हो सकता है, पर होता ही होता है। ठीक है, लगातार होता है। दूसरा, ये निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम कैसे? कि सबसे पहले विकास होगा गर्भावस्था में, होता है ना, पहले विकास होगा गर्भावस्था में। उसके जैसे बच्चा गर्भ में है तो उस बच्चे का धीरे धीरे करके विकास होगा। पहले गर्भधारण होगा माँ के, उसके बाद वो बच्चा फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा पेट के अंदर, 9 महीने में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये जो क्रम का सिद्धांत है ना, यह क्रम के अनुसार विकास हो रहा है। विकास तो होता ही हमेशा लगा रहता है। ठीक है, निश्चित क्रम होता है, जिसमें पहले गर्भावस्था में होगा विकास, फिर शैशवावस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में होगा। ठीक है, ये क्रम है। अच्छा, इसमें भाषा और गामक के अनुसार भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ये भी क्रम का ही सिद्धांत है। भाषा व गामक, यानी भाषा बोलना सीखता है, अपने आस पड़ोस से, अपने लोगों से, सबसे सीखता है। दूसरा गामक जो होता है, गामक सिद्धांत, गामक में क्या है? जैसे देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब गामक में आते हैं। ठीक है, जो विकास क्रम का जो सिद्धांत है उसमें एक भाषा का क्रम दे रखा है। विकास क्रम का जो सिद्धांत है ना, उसमें भाषा का क्रम दे रखा है कि बच्चा कैसे सीखता है। तो सीखता कैसे? सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ता, फिर लिखता है। ये दिया है भाषा क्रम में। भाषा क्रम के अनुसार विकास क्रम का सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन मांटेसरी इस बात को कहते हैं, मांटेसरी के अनुसार ये है कि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद लिखता है, फिर पढ़ता है। इन्होंने लिखने को पहले किया, जबकि यहाँ पढ़ने को पहले किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मांटेसरी ने कहा कि पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। ओके, ये था दूसरा पॉइंट। जो मुख्य 3 सिद्धांत था ना, उसमें पहला पॉइंट था बालक की दिशा का सिद्धांत, जिसमें सिर से पैर की ओर गति हो रही थी, विकास हो रहा था। दूसरा विकास क्रम का सिद्धांत, जिसमें आपने ये सुन लिया। तीसरा विकास की गति का सिद्धांत, इसमें गति से रिलेटेड बात होंगी। तो ये जो सिद्धांत था ना, ये सिद्धांत दिया था डगलस और हॉलैंड ने। ठीक है, डगलस महोदय और हॉलैंड ने दिया था ये सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विकास एक तो लगातार होता है, दूसरा विकास की जो गति होती है ना, वो हर अवस्था में अलग अलग होती है। विकास लगातार होता है। डगलस ने, हॉलैंड ने कहा था कि विकास लगातार होता है, लेकिन विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग होती है। जब आप छोटे होते हो, शैशवावस्था आपकी होती है, जब आप शिशु होते हो तो आपका तीव्र विकास होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपका विकास होने लगता है। लेकिन जब आप बाल्यावस्था में आते हो तो आपकी जो विकास की गति है ना, वो मंद हो जाती है, हल्की पड़ जाती है, हल्की हो जाती है। फिर आप किशोर हो जाते हो, किशोरावस्था में आते हो तो आप फिर तीव्र गति से काम करने लगते हो। इस तरह से हॉलैंड ने और डगलस ने कहा। तो विकास की गति के 3 सिद्धांत थे। ठीक है, दिशा का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत और गति का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा और भी सिद्धांत हैं। इनमें क्या है
इनके अलावा जो सिद्धांत है उसमें निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता मतलब विकास निरंतर होता है, और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत मतलब जो विकास होता है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा जैसे सो रहा होता है तो पहले उठता है, उठकर खड़े होता है, फिर खड़े होकर चलता है, फिर चलकर दौड़ता है, तो इस सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। डायरेक्ट बच्चा उठकर भागता नहीं है, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियाओं का सिद्धांत है ये। तीसरा क्या है? तीसरा पूर्वानुमान का सिद्धांत। पहले से ही जान लेते हैं कि विकास कैसा होने वाला है, ये होता है पूर्वानुमान का सिद्धांत सीधे, ठीक है। और फिर एकीकरण का सिद्धांत। बच्चे को जब पता चलता है ना कि मैं कुछ करूँगा, मैं जैसे कि दौड़ लगाऊंगा तो मुझे नंबर 1 प्राइज़ मिलेगा, मुझे नंबर 1 प्राइज़ मिलेगा, तो बच्चा क्या करता है कि उस दौड़ लगाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। जूता मोजा लेकर आएगा अपने लिए, अपने पैरों को ठीक रखने की कोशिश करेगा, कहीं गिरने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं गिर जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, गिरने की कोशिश नहीं करता, वो अपने आप को ठीक करता, अपनी सब इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता है एक जगह पर ताकि मैं सही काम कर सकूँ और मुझे रिजल्ट अच्छा मिले। तो एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी आता है इसमें। अब हर व्यक्ति की जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है, हर, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का भी विकास आता है। और फिर इसके बाद है स्पाइरल बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। तो ये जो विकास होता है ना, सबसे हमेशा याद रखना, ये सीधी रेखा में विकास कभी नहीं होता, ठीक है। आप कहो कि आज 50% विकास हुआ है तो कल भी 50% होगा ना, ऐसा संभव नहीं है। विकास तो आगे पीछे कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो रेखीय प्रगति नहीं होती इसकी, स्पाइरल होता है, ठीक है। ये ज़्यादा कम होता रहता है, ठीक है। और क्या सिद्धांत है इसमें? और है इंटर डेवलपमेंट सिद्धांत। विकास होता है ना, ये अंदर से होता है, ये आंतरिक होता है, ये अच्छी तरह से होता है, ठीक है। तो ये थे बाल विकास के सिद्धांत। आपको समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा इसको अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह सुनना, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये टॉपिक, ठीक है। अब क्या था? बाल विकास की अवस्थाएं। जो अवस्थाएं है ना बाल विकास की, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की? तो देखो, हर लोग एक जो वैज्ञानिक थे हरलॉक, उन्होंने बताया कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो हरलॉक ने गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। 5 अवस्थाएं। उन्होंने कहा कि जब बच्चा गर्भावस्था होता है, ये थी पहली अवस्था, गर्भावस्था। तो जो गर्भावस्था है ना, वो कौन सी अवस्था बालक की? वो गर्भधारण से जन्म तक, यानी कि बच्चा भी माँ के गर्भ में है, ठीक है, माँ के गर्भ में है, लेकिन जब जन्म हुआ तो ये गर्भावस्था तक की अवस्था है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था। दूसरी अवस्था है नवजात अवस्था, ठीक है। नवजात अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 14 दिन तक की। ये हरलॉक ने बताया है, याद रखना, हरलॉक ने कहा है, ठीक है। नवजात अवस्था कौन सी? जन्म से 14 दिन तक की। तीसरी अवस्था शैशवावस्था। अब 14 दिन के बाद का समय आएगा, तो शैशवावस्था में 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था आ गई, ठीक है। फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है, तो ओके। 2 वर्ष से 11 वर्ष तक का जो बच्चा होगा ना, बाल्यावस्था में आता है। और फिर किशोरावस्था, यानी कि 11 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था। ये हरलॉक के अनुसार है ये अवस्थाएं। लेकिन मुख्यतः जो अवस्था बताई जाती हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, मुख्यतः हैं प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व यानी कि माँ के गर्भ में अभी बालक है, बाहर निकला नहीं है, अभी गर्भ के भीतर है, पेट के अंदर है, तो उस प्रसव यानी कि बच्चे के जन्म लेने से पहले की अवस्था है। यानी कि जब गर्भाधान होता है ना, वैसे 16 संस्कार जो अपने होते हैं उनमें गर्भाधान पहला ही संस्कार है। जैसे बोलते हैं ना 16 संस्कार होता है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन, तोयन, जात कर्म, ये सब होते हैं ना, तो 16 संस्कार होते हैं ये, ठीक है, जिनमें गर्भाधान होता है फर्स्ट। तो प्रसव पूर्व यानी कि गर्भाधान से शुरू होती है ये अवस्था। ये 9 महीने की अवस्था, बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है ना, तो 9 महीने की अवस्था, ठीक है। तो पहली अवस्था तो ये है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, इसे बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, इसे कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। ये होती है जन्म, अब बच्चे ने ले लिया, जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर होता है, पूरी तरह से, और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। जो जैसी चीज़ है उसे वो वैसा ही बोलेगा। उसने कोई चीज़ हाथी देखा है तो हाथी बोलेगा, उसको जो समझा दे वो वही समझेगा, ठीक है। मतलब वो झूठ का उसमें लेश मात्र भी नहीं था। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, जैसा चल रहा वो वैसा ही, जैसा देखता है वो वैसा ही बोलता है, ठीक है। तो इसमें शैशवावस्था के गुण हैं। पहले तो ये जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इसमें होता क्या क्या है कि माता पिता पर निर्भर होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है, और इसमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना, कोई चीज़ देख लेंगे तो जे काय
ये क्या है, इसमें कैसे है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना, छोटे बच्चों की जिज्ञासा होती है, पेन दिखा दो तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैसा चलता है, बच्चे बहुत सारी चीज़ पूछते हैं। तो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा बहुत होती है इसमें शैशव अवस्था में, ठीक है। और इसे खिलौने की आयु बोलते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, इसे बोलते हैं खिलौने की आयु, ठीक है। 5 वर्ष तक के बच्चे खिलौने से खेलते हैं ज़्यादा, इसलिए खिलौने की आयु बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है, याद रखना इसे विशेष रूप से, ठीक है। और इसमें आत्म प्रेम की भावना रहती है, यानी कि स्वयं से प्रेम बहुत रहता है। कोई चीज़ माँ बाप लेकर आए हैं, कोई खिलौना लेकर आए हैं, कोई चीज़ लेकर आए तो बच्चा पहले झपटेगा, मेरे लिए है ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बहन भाई को नहीं, ये मुझे चाहिए, ऐसा होता है ना। तो इस शैशव अवस्था में आत्म प्रेम की भावना बहुत उमड़ती है। और फिर अतार्किक चेतना या चिंतन, तो इसमें जो बच्चे को जो चीज़ आप बता दोगे ना, आपने कहा एक कुत्ते को दिखा दिया, आपने कहा कि बेटा ये हाथी है, तो वह हाथी समझ लेगा, उससे उस पर तर्क नहीं प्रस्तुत करेगा कि हाथी नहीं ये कुत्ता है, वो कहेगा नहीं, वो अतार्किक बस चिंतन करता दिखता, अच्छा इसके 4 पैर हैं, इसकी एक सूंड है तो ये कुत्ता है, ऐसा आपने उल्टा बताओ तो उल्टा ही सीखेगा वो, ऐसा हो जाता है। तो इसमें तार्किकता नहीं होती इस टाइम बच्चों को, क्योंकि समझदारी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इस टाइम सही बताओ ताकि वो सही नॉलेज आगे तक गेन कर सकें, ठीक है। और एक ये है कि इसमें नकल करके सीखा जाता है। बच्चा जो देखता है ना परिवार में, जो भी देखता है, माँ रोटी बना रही है तो क्योंकि आपने देखो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, चकला और बेलन लेकर बैठ जाते हैं, हम भी रोटी बेलेंगे, हम भी बेलेंगे, हर घर में होता है अक्सर ऐसा। तो बच्चे क्या करते हैं, शैशव अवस्था में बच्चे नकल करके सीखते हैं, जैसे बोलते हैं अनुकरण, ठीक है। नकल करके सीखने का मतलब ही अनुकरण है, अनुकरण करके सीखते हैं, ओके, याद रखना। तो होगी शैशव अवस्था की बात। अब आती है बाल्यावस्था, यानी तीसरा पॉइंट। बाल्यावस्था कब तक मानी जाती है, यानी चाइल्डहुड स्टेज कब तक मानी जाती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ओके। ये होती है आरंभिक स्कूल की एज, बच्चा यहाँ से अब स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है। अब बच्चा अब आजकल तो 2.5-3 साल से बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 6वीं साल से स्टार्टिंग मानी जाती है। तो आरंभिक स्कूल एज होती है पहली बात, ठीक है। दूसरी तार्किक अवस्था आ जाती है, यहाँ पर तार्किकता नहीं थी, यहाँ पर जो कह दिया बच्चे से उसने वही मान लिया, यहाँ तार्किकता नहीं थी, बस चिंतन था लेकिन तार्किकता नहीं थी। यहाँ पर तार्किकता थोड़ी सी पैदा हुई, अब बच्चा सोचना शुरू कर रहा है, अब बच्चा समझ रहा है कि इन्होंने मुझे इसको इन्होंने बताया था कि ये हाथी है, जबकि कुत्ता दिखाया था लेकिन हाथी है। अब वो तर्क करने लगेगा कि हाथी क्या जगह जगह घूमते हैं, मैंने वहाँ भी देखा वहाँ भी देखा, आप मुझे झूठ बता रहे हो, हाथी नहीं वो कुत्ता था जो आपने मुझे बताया था। तो ये तर्क करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि स्कूल भी जा रहा है, स्कूल में बहुत सारी शिक्षा भी लेकर आ, अब वो समझदारी भी आ रही है। तो तार्किक अवस्था है, ठीक है। या स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं, यानी स्मार्ट एज। स्फूर्ति कैसी, आप 6 से 12 साल तक के बच्चों से कुछ भी कह दो, कोई काम के लिए पूरा दिन काम करवाओ, कुछ भी काम करवाओ, बेटा ये सामान ले आना, बेटा वो सामान ले आना, तुरंत भाग कर जाएगा। बहुत एक्टिव रहता है इस टाइम बच्चा, बहुत एक्टिव, थोड़ी समझदारी भी आती है और एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो स्फूर्ति की अवस्था, और हर कार्य को वो स्मार्टली करता है, अच्छी तरह से करेगा, फटाफट कर देगा। तो ये होती है स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज। और इसमें क्या है, ये खेलों की अवस्था है, यहाँ थी खिलौने की आयु, खिलौने की अवस्था। जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने से खेलते हैं, लेकिन यहाँ खेलों की अवस्था है। अब बच्चे यहाँ खिलौने से नहीं खेलेंगे, अब यहाँ बच्चे स्वयं खेल खेलेंगे, चाहे वो कुछ भी खेलें, कोई भी खेल खेलें, चाहे वो रनिंग करें, चाहे वो टेनिस खेलें, चाहे वो चेस खेलें, चाहे वो कुछ भी खेलें, ठीक है, चाहे वो पोसंपा खेलें, कुछ भी खेलें, ओके, याद रखना है। तो खेलों की अवस्था है, खिलौने की अवस्था ये थी, लेकिन खेलों की अवस्था वाली अवस्था है। और यहाँ अब ये खेल अवस्था जो होती है ना, इसमें ग्रुप भी बड़े बड़े बनते हैं, तू मेरे तरफ हो जाए, मैं ये उसकी तरफ हो जाए। तो ये गैंग एज है, ये ग्रुप एज है, समूह की, यहाँ एक गैंग टोली बनाकर लोग रहते हैं, बच्चे टोली बनाकर रहते हैं, ठीक है। और ये गंदी अवस्था भी बोली जाती है। गंदी अवस्था कैसी अवस्था होती है, गंदी अवस्था ऐसी अवस्था कि यहाँ बच्चे को खेल में बहुत ध्यान रहता है, ठीक है। खेल में इतना ध्यान रहेगा कि अब वो गिर रहा है, कहीं गंदा हो रहा है, नाली में गिरा है, कहीं उसे मतलब नहीं बनता है, उसे बस खेल में मतलब है, खेल से मतलब है। कीचड़ चाहे उसके सिर पर, उसके शरीर पर पुत गई, उसे मतलब नहीं है, मतलब कपड़े भी खूब गंदे करके लाएगा और पूरा शकल सूरत गंदी कर लाएगा, उसे मतलब नहीं इस बात से, बस वो खेल में रहता है, ठीक है। तो ये गंदी अवस्था ही बोला जाता है। और ये अनोखा काल है, यूनिक पीरियड है, यहाँ बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए। 6 से 12 साल तक के बच्चों को जो आप शिक्षा अच्छी दोगे ना, तो बच्चा अच्छा बन जाएगा। अनोखा है, यूनिक पीरियड है, याद रखना। यहाँ संग्रहण और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी होती है, यहाँ बच्चा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब पेंसिल की डिब्बी लेकर आनी है, एक पेंसिल मंगाओ तो कहो नहीं मुझे पूरी पेंसिल की डिब्बी लेकर आनी है, इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है, ठीक है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये थी तीसरी अवस्था, बाल्यावस्था। लेकिन अब आती है चौथी अवस्था, जिसे कैसे कहते हैं किशोरावस्था, ठीक। किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस,
इसमें जो किशोरावस्था होती है 12 साल से लेकर 18 वर्ष तक होती है, याद रखना। यहाँ हरलॉक ने जो बताई थी वो किशोरावस्था 11 साल से 21 वर्ष बताई थी हरलॉक के अनुसार, लेकिन जो मुख्य अवस्था होती है किशोरावस्था वो 12 साल से 18 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्डन एज। और गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा जो चाहता है ना वही कर देता है। इस एज में यदि बच्चा अच्छा बनना चाहता है तो पूरी मेहनत करके बहुत अच्छा बन जाता है, और यदि बच्चा बिगड़ जाए, मोबाइल के संपर्क में आ जाए, गलत चीज़ें देखने लगे तो क्या होगा? वो बहुत गंदा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा वो, ठीक है। याद रखना इस बात को, इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दो। तो गोल्डन एज इसलिए कहते हैं यहाँ जो चाहे सो कर सकता है बच्चा, पूरी तरह से कर सकता है। अच्छा बनना चाहेगा अच्छा बन जाएगा, बुरा बनना चाहेगा बुरा बन जाएगा। ये ज़िंदगी का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जिसकी उसने उम्मीद कभी नहीं की थी। कठिन काल है, यहाँ निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसकी तरफ जाऊँ या उसकी तरफ जाऊँ। बहुत से बच्चे बाहर के लोगों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि घर वालों को छोड़कर भाग जाते हैं। ये बड़ा गलत होता है ना। तो सबसे कठिन काल है ये। तीसरा, विषमलिंगी आकर्षण। यहाँ अपोजिट सेक्स की ओर बहुत अट्रैक्शन होता है। एक लड़का लड़की की ओर बहुत आकर्षित होता है, लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है। तो किशोरावस्था में ऐसा होता है, ठीक है। और अमूर्त चिंतन क्या? यहाँ पर अमूर्त चिंतन ऐसा होता है कि जब आप छोटे थे ना तो आपको मूर्त चिंतन था, यानी कि आपने एक पेन देख लिया तो आपको ये एक पेन ही नजर आएगा। आप इन चीज़ों को देख रहे हो, यहाँ 4 पेन रख दिए तो आपने गिन के बता दिए 1 2 3 4, आपने 4 पेन गिन के दिखा दिए, ठीक है। ये होता है मूर्त चिंतन, जो बचपन में हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है। आपने पेन नहीं दिखाई, हटा दिए पेन, आपने कहा 2 और 2 पेन कितने हो गए? पेन टोटल पेन कितने हो? तो आपने अमूर्त चिंतन किया, यानी कि आपको कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ी, आपने कोई चीज़ छुई नहीं, बिना छुए बिना देखे बस मन में ही आप जानकारी कर लो, वो होता अमूर्त चिंतन। यानी कि गणित के सवाल बहुत सॉल्व करना, या किसी के बारे में सोचना, या किसी के बारे को सोचकर आंसर दे देना, उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो किशोरावस्था में आपका अमूर्त चिंतन तैयार हो जाता है, पैदा हो जाता है। और इसमें वीर पूजा या आदर्श पूजा। आप जब बड़े बड़े लोगों की धारणा कहानियाँ सुनते हो, कोई राम का चरित्र सुनता है तो राम को अपना आदर्श मान लेता है, तो उनका जैसा बनने की कोशिश करता है, परिवार में उसी तरह का व्यवहार वो करता है। कोई किसी ने भगत सिंह को देख लिया, किसी ने सुखदेव को देख लिया, किसी ने आज़ाद को देख लिया, किसी ने और भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको देखा, अपना आदर्श मान लिया, उनके अनुसार चला, कोई गांधी के अनुसार चला। तो यहाँ आदर्श पूजा होती है, वीर पूजा होती है, ठीक है। और ये जो समय है ना किशोरावस्था का, सबसे बड़ा उलझन का समय है। या हम ये करें या फिर ये करें, ये उलझन आती है। आंधी तूफान का काल है, ये संघर्ष की अवस्था है किशोरावस्था, याद रखना। इन सब नामों को याद रखना है, पेपर में एक एक नाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो हमें जो आज करना था ना इस वीडियो में, वो हम लोगों ने आज अच्छी तरह से देखा, पढ़ा, समझा, ठीक है। तो ये हो गया जो फर्स्ट पोर्शन था उसके 2 टॉपिक, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि 12 बजे तक एक दूसरी वीडियो हम आपको भेजें, जिससे आज 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ आने वाली है, और अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो भैया सब मिट्टी में मिल जाना, कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सारी मेहनत बेकार हो जानी है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। देखिए आपने आज क्या पढ़ा, ये हमने जो बताया आपको, ये आपने ये वाला पढ़ा, विकास की अवधारणा, सीखने के साथ संबंध, और बच्चों के विकास के सिद्धांत, ये दोनों पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। ये दोनों पढ़े हैं, याद रखना। अब ये और ये दोनों हम रात को 12 बजे तक या फिर कल सुबह ही ये दोनों दूसरी वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है, याद रखना। और जो सिखाया है ना, आज जो पढ़ा है ना, उसे ध्यान से पढ़ना, और अच्छा लगे तो आगे पहुंचाना, ताकि और बच्चों को लाभ हो सके, ठीक है। हम लोगों का ये टारगेट है कि 110 प्लस हम लोगों का सही करना ही करना है, ओके, याद रखना। और आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे ज़रूर बढ़ाना, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, बाय, राम राम, जय सिया राम, राधे राधे।